हेलो एवरीवन, मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, चलिए गाइस। सो गुड वन। ठीक है, सभी लोग मुझे देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। एक बार प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ सर, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चलिए चलिए सर, आज हम लोग बात करना शुरू करें। मैं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं? एक बार बस मुझे बता दीजिए कि और आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर, देख भी पा रहे हैं और आप सुनाई भी दे रहे हैं हमें। हाँ सिमरन ड्यू, मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप मुझे देख भी पा रही हैं, सुन भी पा रही हैं। ठीक है, चलिए, इट्स ग्रेट। अच्छा, तुकबंदी है ये। चलिए, हाय सभी लोग, आ जाइए। एक बार एक काम और कीजिए कि इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए जहाँ कहीं भी आपकी पहुँच है ना, जहाँ कहीं भी, जिस भी व्हाट्सअप ग्रुप पे है, बहुत सारे व्हाट्सअप ग्रुप हैं, कई टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ कहीं भी आपके पास है अवेलेबल, वहाँ तक इसको प्लीज़ एक बार इसको जरूर शेयर कर दीजिए जहाँ तक आपकी पहुँच है। ठीक है ना? वैसे पहुँच मैं जानता हूँ कि आपकी सीमित है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी आप उसको प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सर, आ जाइए। सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे जो मास्टर सीरीज है अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स का। ये आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं 2020 के प्रीलिम्स के लिए जो भी अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, इट इज टॉपिक्स। ठीक है ना? जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, आपके 2020 के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा। सो इसे प्लीज देखते रहिए और लोगों तक इसके बारे में पहुंचाते भी रहिए, बताते भी रहिए। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मोर देन 10 years of teaching experience in different subjects, good examination planner and strategist, ये आप जानते ही हैं, mock interview panelist and mentored more than 50,000 plus students, right? चलिए आ जाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस अपनी प्लस पे चल रही है, ठीक है ना? सो यू कैन बी बेनिफिटेड ऑफ दिस। प्लस के कोड्स पे, प्लस पे हैं, जा सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं इस कोड को, पावन 10 का कोड, यू कैन यूज दिस कोड, ठीक है ना? जस्ट फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर गेटिंग माई मेंटोरशिप। नेक्स्ट आ जाइए सर्स, अभी जान लीजिए कि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इसलिए भी जाना जरूरी है क्योंकि कल एक बैच आपका फ्रेश बैच शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, ठीक है ना? और दूसरा शुरू हो रहा है 24 सितंबर से, ठीक है? अब ये देख लीजिए आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा सूट करता है। इट इज 1 year कोर्स, 1 year कोर्स है ये आपके लिए, 1 year कोर्स, और ये आपके लिए 2 year कोर्स है, 2 years कोर्स है। अब आपको जो भी आपकी सुटेबिलिटी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 21 सितंबर एंड 24 सितंबर को, ठीक है? यहां पर आप देखेंगे कि ये सारे उन लोगों के लिए प्लान किया गया जो कि बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी शुरुआती दौर में बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है। ये उनके लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी सपने देखने का अधिकार है। ऐसे नहीं केवल काम कर करके मर जाने का अधिकार उनके पास है, नहीं, काम करके पढ़ने का भी अधिकार है। सो यू कैन ऑल्सो गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स फॉर 2 year कोर्स जो कि 24 सितंबर से शुरू हो रहा है। सो प्रोफेशनल्स के लिए भी है, हाउस वाइफ्स के लिए भी है, जितनी भी घर में जो महिलाएं हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं, हमें खाना बना के खिलाती रहती हैं। हाँ, आप देखा होगा, सब पूरे घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है, इनको भी ये सपना देखने का अधिकार है, इनको भी पढ़ने का अधिकार है, इनको भी काम करने का अधिकार है। सो एनी ऑफ यू, जो कोई भी अगर आप हैं, ठीक है ना? सो बिगनर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, हाउस वाइफ्स हैं, कोई भी हो, ठीक है ना? यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। बस इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि आपका जो कोर्स है ना, वो आपको जो कोड अप्लाई करना है, दैट कोड इज ऑफ दिस पावन 10। दिस इज द कोड, दिस इज द कोड जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बार बार कबूतर को पकड़ के लेके आ रहा हूं ताकि आपको याद ये रहे कि पावन 10 मेरा कोड है, पावन 10, राइट? सो चलिए कबूतर जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज ये डोव है, इट्स अ डोव ऑफ पीस, ठीक है ना? बर्ड ऑफ द पीस। अब देखिए प्लस पे आपके पास बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। लाइव क्लासेस सारी होती हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइव क्लास के दौरान अगर आपके पास
कोई अगर डाउट आ जाए तो आप कोई सवाल पूछ नहीं सकते, आप इवन ड्यूरिंग लाइव क्लासेस भी सवाल को पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर टीचर्स आपको इंटरेक्ट करेंगे, बिल्कुल आपके साथ एंगेज रहेंगे। उसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लिमिटेड संख्या में होते हैं, बहुत सारे, और अनअकैडमी पे ये आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे वहां पर छात्रों की संख्या बहुत हजार होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर में आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप इसको लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट है, आप घर जाते हैं फिर कुछ डाउट कैरी करके लेके जाते हैं, तो उसका डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, ये भी आपके पास उपस्थित है। इसके अलावा आपका रेगुलर रिवीजन होता रहे, आपका असेसमेंट होता रहे, इसके लिए आप देखें क्या यहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्विजेस वगैरह भी चलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, सो आप ये वो करना क्या है कि यहाँ पर पावर 10 का कोड अप्लाई करना है और आपको बेनिफिट्स लेने हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये गोल्ड कॉइन देख रहे हैं, ये गोल्ड कॉइन, ठीक है ना, ये गोल्ड कॉइन क्या है, ये 10 क्रेडिट्स पॉइंट है। अगर आप उसको लेते हैं ना तो आपको ये एडिशनल कुछ पॉइंट्स देता है, जितना आपका वॉच टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये भी रिडीम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ पैसे आपके कम कर देगा जितना आपने इस वीडियोस वगैरह को देखा होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो हाई, हम लोग नेक्स्ट बात करना शुरू करें। आज का जो पहला टॉपिक हमारे पास है, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में हम लोग बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप सभी लोग आ चुके होंगे, सारे लोग आ गए हैं या नहीं आए, सो प्लीज सभी लोग आ जाइए, सभी लोग प्लीज। सो देखते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। देखिए क्या होता है कि जो सरकार होती है ना, वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी तरफ से, यानी कि सरकार पैसा देती है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भी। ठीक है, सो गवर्नमेंट गिव्स फंड टू पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ये क्यों देती है सब, सरकार क्यों पैसा देती है? इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए आपने देखा होगा कि आज की तारीख में चुनाव लड़ना कोई आसान सा काम नहीं है। इट्स नॉट एन मतलब जिसको बोलते हैं सस्ता काम नहीं है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, तो ऐसे हालात में हो सकता है कि कोई भी पॉपुलर कैंडिडेट हो जिसको लगता है कि उसके पीछे पूरी जनता पड़ी हुई है और उसके जीतने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। ठीक है ना, उसके जीतने की संभावना काफी अगर प्रबल है, ठीक है, तो वो हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा हाथ मिला ले और वहां से पैसा ले जिसको वो पावर में आने के बाद या विधायक बनने के बाद वो अनड्यू फेवर करवा सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से ये जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर थ्रेट आएगा। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, प्रतिनिधि संस्था है किसका, हमारे देश में लोकतंत्र के अंतर्गत हम जनता का जो प्रतिनिधि है, वहीं पर हम देखेंगे वो प्रतिनिधि क्या है, वो करप्ट दिख रहा है। तो ये कोशिश पूरी की जाती है कि ऐसे किसी भी जो कंटेस्टेंट है उसको प्रोहिबिट किया जाए टू टेक मनी फ्रॉम पावरफुल मनी इंटरेस्ट सो दैट दे कैन रिमेन क्लीन, और इनकी साफ सुथरी छवि बनी रहे, ये ट्रांसपेरेंट रहे, ये जो है सो करप्शन फ्री रहे, ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपने कामों को करें। इसीलिए सरकार ये करती है कि इनके पास कभी भी कोई भी ऐसा कोई संभावना ना रहे कि ये क्या है, कभी भ्रष्ट आचरण करें, कभी करप्ट प्रैक्टिसेस करें और जो है अगेंस्ट द पीपल करें। ठीक है ना, अगेंस्ट द कंट्री करें। ठीक है, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि उनको पैसा दिया जाए। अब एक चीज और देखिए, इसी वक्त एक चीज बात आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसके ऊपर में कुछ ये 8% जो है, अभी आप देखेंगे कि कुछ जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी के ऊपर में क्या किया गया है, तो एक प्रकार का एक जो है कैप लगा रखा गया है। ठीक है ना, कैप क्या रखा गया है ये समझते हैं। देखिए क्या है कि इससे ज्यादा वो खर्च नहीं करेंगे। एक रूल है आपके पास, कंडक्ट ऑफ रूल्स 1961। ठीक है ना, कंडक्ट ऑफ रूल्स 1961, इसका एक है रूल 90, यानी कि ये जो कंडक्ट है आपका इलेक्शन रूल्स 1961 का, एक इसका रूल है 90। इसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, कोई जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है, तो उसे मैक्सिमम 60-70 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया, 70 लाख। इसका मतलब इनके ऊपर कैप लगा दिया गया कि इसके बियॉन्ड आप खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि 70 लाख से ज्यादा अगर आप खर्चते हैं तो आप इसके लिए क्या होंगे, पनिशेबल होंगे, आप पनिशमेंट आपको मिल सकता है। दूसरा क्या है, अप टू 28 लाख इन असेंबली, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें आपको 28 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया है अधिकतम, और ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, आपका स्टेट कितना बड़ा है। ठीक है ना, जहां से आप पोल कंटेस्ट कर रहे हैं। सो ये रूल है, ये आपको याद रखना है, रूल 90, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत ये बताया गया है कि लोकसभा के उम्मीदवार को मैक्सिमम 70 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया है, और जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको जो अधिकार दिया गया है वो 28 लाख रुपीस का दिया गया है, 28 लाख रुपए का दिया गया। अब आइए हम एक बात और करते हैं, आरपीए। आपको मालूम होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत भी हम लोगों ने कई बात करी थी। ये जो आरपीए 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, इसका सेक्शन है 77। इसमें बताया गया है कि एवरी कैंडिडेट शैल कीप अ सेपरेट एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर। जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है
उसको ये कहा गया, उनके ऊपर एक दायित्व दिया गया है कि वो एक अलग से एक सेपरेट और एक क्या करेंगे, करेक्ट अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर उन्होंने किए हैं चुनाव को लेकर के, फ्रॉम द डेट ऑन विच हैज बीन नॉमिनेटेड ऑन द डेट ऑन विच डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है ना, जब से उनका उम्मीदवार के रूप में उनको नामित किया गया है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, या वो खुद खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तो उस दौरान उन्हें जो भी पैसा खर्च किया है उन सभी का क्या करना, उनको ब्यौरा रखना होता है, एंड दैट शुड बी अ करेक्ट अकाउंट। वो क्या होना चाहिए, एक सही अकाउंट होना चाहिए। सो इट इज अनदर थिंग जो आपको ध्यान में रखना होगा। सो आरपीए 1951 के अंतर्गत जो सेक्शन 77 है वो ये कहता है कि कोई भी जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, उसको अपने एक्सपेंसेस का, जो भी इलेक्शन का एक्सपेंसेस है उन सबों का अकाउंट मेंटेन करना होगा, लेखा जोखा अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। अब जितने भी उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, जितने भी उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। जो उनका एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना होगा, चुनाव के संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है ना, विद इन 30 डेज उनको ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1, ये भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा क्या है, इनकरेक्ट अकाउंट और एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द कैप कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब जितना आपके पास कैप दिया गया है, अगर इनकरेक्ट अकाउंट आपने मेंटेन किया है, या अगर आपने एक्सपेंडिचर जितना आपको बताया गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लेकर के उससे ज्यादा अगर आपने खर्च किया है, ठीक है ना, कैप के बियॉन्ड गया है, तो आपकी उम्मीदवारी क्या हो सकती है, वो आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 3 years, अप टू 3 years, 3 साल के चुनाव के लिए आपको क्या किया सकता है, बाधित किया जा सकता है अंडर सेक्शन 10A ऑफ आरपीए 1951, ठीक है। सो आपको किसी भी उम्मीदवार को अगर वो अपना पैसा खर्च करता है, जितना उसके पास उनको राइट दिया गया है खर्च करने का, एक्सपेंस करने का, उसके बियॉन्ड अगर खर्च करता है, तो वो क्या होगा, वो 3 साल तक के लिए क्या किया सकता है, चुनाव लड़ने से उसको रोका जा सकता है, और ऐसा प्रावधान आरपीए 1951 के सेक्शन 10A के अंतर्गत किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखना चाहिए। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? सभी लोग मुझे प्लीज बताएं। सो इतनी बातें समझ में आ रही हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं हट गया हूं बोर्ड से, आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, यहां तक बातें क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आ जाइए, इतनी बातें क्लियर हैं, आ जाएं सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लोग मूव करते हैं। इट कैन बी नोटेड दैट देयर इज नो कैप ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई कैप नहीं है किसके ऊपर में, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में एक्सपेंडिचर, विच इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी, ठीक है ना, विच इज ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी। आपके पास उम्मीदवार के ऊपर तो ये कैप लगाया गया है, ये रखा गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऊपर में ऐसा कोई भी कैप नहीं रखा गया है। हालांकि जितने भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना होता है, सबमिट करना होता है स्टेटमेंट ऑफ देयर इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जबकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जरूर सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास विद इन 90 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। अब ये याद रखिएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट है, कैंडिडेट को क्या करना होगा, विद इन 30 days, कैंडिडेट को 30 days के अंदर अपना एक्सपेंडिचर देना होगा, स्टेटमेंट देना होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसको कंप्लीशन के, चुनाव के कंप्लीशन के 90 days के भीतर में क्या करना होगा, अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जारी करना होगा 90 days और ये 30 days के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जो थर्ड टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बारे में हम लोग बात करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने देखा होगा कि अभी लगातार न्यूज में भी रहा हुआ, अभी हाल में भी रहा हुआ है प्रशांत भूषण जी को लेकर के, और इसके ऊपर मैंने स्पेशल सेशन भी ले रखा था आपका, जिस दिन उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर पारित हुआ था और उनको गिल्ट पाया गया था कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। हालांकि अभी हमें कोर्ट केस के बारे में बात नहीं करना है ज्यादा, ना ही हमें बात करना है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से प्रशांत भूषण जी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया, मतलब माना गया और उनको पनिश किया गया, टोकन उनको पनिशमेंट दिया गया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो लगातार आपके साल भर न्यूज में रहे। जैसा मैंने आपसे कहा है कि जो न्यूज अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ये 18 महीने का न्यूज है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को अभी हम यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, व्हाट इज कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट बोलते किसको है, अवमानना क्या होती है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी, व्हाट इज द लॉजिक
बिहाइंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो संकल्पना है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। तो देखिए, जो बेसिक आइडिया है, जो फिलॉसफी है कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मानते हैं कि अगर उसने कोर्ट की अगर अवमानना करी है, कोर्ट को के ऑर्डर को उसने ओबे नहीं किया है, तो उसको पनिश किया जाए। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों किया गया है? तो इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समझिए कि क्यों ऐसा कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि हमारे यहां देखिए, भारत के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन की जो अवधारणा है, इसको मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। और जो रूल ऑफ लॉ है, इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, वो आप देखेंगे अल्टीमेटली जुडिशरी करता है। जुडिशरी अल्टीमेटली जुडिशरी करेगा, रूल ऑफ लॉ करेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव है, अगर हम बात करें भी सरकार के तीनों अंगों को लेकर के, कार्यपालिका है, कोई भी लेजिस्लेचर अगर है, ठीक है, कोई भी अगर लेजिस्लेचर है, हालांकि ये प्राइवेट बॉडी भी हो सकता है, कोई भी प्राइवेट बॉडी भी है, कोई भी व्यक्ति है अगर, ठीक है, हम मान लेते हैं कोई प्राइवेट व्यक्ति भी है, संस्था भी है या व्यक्ति भी है, अगर ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव या प्राइवेट बॉडी या कोई लेजिस्लेचर का कोई भी व्यक्ति अगर लॉ को ब्रीच करता है, कानून को का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, अगर लॉ का ये ब्रीच करता है, को ब्रीच करता है, का अगर उल्लंघन करता है, इट्स अ ब्रीच ऑफ द लॉ, ठीक है ना, अगर इसको ब्रीच करने का काम करता है, ठीक है, तो इसको पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई वायलेट करता है, कोई वायोलेटर है, किसी ने इसको वायलेट किया है, लॉ को अगर वायलेट किया है या ब्रीच किया है, ठीक है, तो ही इज लाइबल टू गेट पनिशमेंट, ठीक है ना। सो ये पनिशमेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लाइबल टू गेट पनिशमेंट, ठीक है ना, पनिशमेंट को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, पनिशमेंट ये अट्रैक्ट करेगा, ये पनिशमेंट को अट्रैक्ट करेगा। अगर पनिशमेंट को अट्रैक्ट करता है तो इसको पनिश कौन करेगा, ये पढ़ने का काम करेगा कौन, जुडिशरी करेगा, कि आपने ये क्राइम किया है, आपने ये ऑफेंस किया है, तो आपके पास ये पेनाल्टी जा रहा है या आपको इतना का इंप्रिजन दे रहा है। लेकिन अगर जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, अगर उसको वो ओबे ना करे, इसका मतलब क्या है कि देश में कहीं भी उसने अगर वायलेट किया है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हो, इसका मतलब क्या है कि उसने कानून की, यानी जो कानून के शासन की अवधारणा है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। इसलिए कहा गया है कि जुडिशरी के पास ये राइट होना चाहिए कि जुडिशरी जब कभी भी अपना कोई डिसीजन देता है, ताकि वो देश के अंदर, समाज के अंतर्गत, राष्ट्र के अंतर्गत वो क्या कर, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सके, कानून के शासन की अवधारणा उसको बना के रख सके, संविधान की सर्वोच्चता को मेंटेन कर सके। अगर जुडिशरी ने इन सारे काम को करते हुए अगर कभी कोई ऑर्डर दिया है और कभी कोई उसको अगर नहीं मानता है, चाहे वो कार्यपालिका का व्यक्ति हो, विधायिका का हो या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल इनकैपेसिटी ही क्यों ना हो, अगर ये लॉ को अगर वायलेट करता है तो ही शुड बी पनिश्ड। तो इसके लिए लॉ, जुडिशरी उसको पनिश करेगा। और अगर वो उसकी बात को नहीं मानता है तो अगेन जुडिशरी के पास ये राइट है कि उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए उसको फर्दर पनिश करे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉ, ठीक है ना, ताकि कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ मेंटेन रह सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक फिलॉसफी और द लॉजिक बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? फटाफट जरा मुझे बता दीजिए, जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे साथ दर्शक गण जुड़े हुए हैं, जो भी दर्शनाभिलाषी हैं इस मास्टर सीरीज के, कृपया करके मैं आप सभी से चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए कि इतनी बातें समझ में आई आपको कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि जो कंटेम्प्ट कोर्ट की अवमानना है उसके पीछे की संकल्पना वस्तुतः क्या है, ये आप समझने में अभी सक्षम होंगे। सो फटाफट प्लीज बता दीजिए, जितने भी महानुभाव हैं फटाफट, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जिनको देखना नहीं चाहिए सेशन, वो फिर भी देखते रहते हैं ताकि वो जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप जो लोग भी सीरियस हैं वो प्लीज थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या चल रहा है। ठीक है, इज इट फाइन, इज इट ओके? फटाफट जरा मुझे बता दीजिए, जितने भी लोग हैं प्लीज। और यार आप लोग ना लाइक करते हैं, आपने इतना मोर देन 75 पीपल थे और लाइक कितना था, 68 था। अरे यार, अपने गुरु जी के लिए इतना तो बनता है अधिकार आपका कि कीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए सर, आ जाइए, फटाफट आ जाइए। सो एवरीवन यू आर रिक्वेस्टेड, क्लियर क्लियर क्लियर, फटाफट। और आप लोग दिल की बात लिख नहीं रहे, मैंने आपसे बोला था ना वीडियो के नीचे लिखा करें, ठीक है। और मेरे से जुड़ने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप मुझसे डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका और भी है आपके पास जो आप जानते हैं, जो अन्य तरीके हैं जो आपको पहले से पता होगा। एक तरीका यह भी है कि आपके पास अनअकैडमी के प्रोफाइल जो मेरा है, अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है, वहां जाएं,
और वहां जाकर के आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे या आपके कोई क्वेरीज होंगे तो वहां मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। दूसरी बात क्या है कि आपको मिलेगा कैसे, तो आप इस वीडियो के नीचे का जो लिंक दिया हुआ है यहां भी आपको चैट बॉक्स में आपको डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, यू कैन गो ओवर देयर डायरेक्टली। ठीक है, चलिए पक्का वाला सर, वेरी नाइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ओके चित्रांश हर्ष, थैंक यू वेरी मच। चित्रांश हर्ष, ओके गुड नेम, चित्रांश हर्ष। चित्रांश आई बिलीव कि यू आर कास्ट हर्ष, चित्रांश हर्ष, ओके ओके सर्स एंड मैम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस वाज द रैशनली बिहाइंड दिस। ठीक है, सो व्हाट इज कंटेम्प्ट, द बेसिक आइडिया एंड फिलॉसफी यू गॉट व्हाट इज मीन एग्जैक्टली। ठीक है, इसके अलावा हम देखते क्या है कि इंडिया में ये प्रशांत भूषण जी के केस में इंडियन कंटेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग हैं, भारतीय संदर्भ में। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है साहब, द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट इज अ बिट वाइडर एंड इज आल्सो यूज्ड टू पनिश स्पीच and lowers the dignity of the court and interferes with the administration of justice। आपने देखा है कि थोड़ा सा अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो विड्थ है, जो एरिया है, जो डायमीटर है, वो कहीं थोड़ा सा एक्सटेंसिव है, कहीं कहीं ज्यादा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि यहां पर यह भी माना गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अगर क्या करता है, कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरवीन करने की कोशिश करता है, यानी कि जो न्याय का प्रशासन है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है अनड्यूली, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल होगा। दूसरा, कभी कोई ऐसे व्यक्ति बात करता है जो किसी व्यक्ति का या कोर्ट के डिग्निटी को क्या करता है, लोअर करता है, कम करता है बोलने से या उसके किसी भी एक्ट से, डिग्निटी ऑफ द कोर्ट इज बीइंग क्या होता है, वो मेलाइन होता है या फिर वो कहते हैं लोअर होता है। तो वैसी स्थिति में भी क्या है, आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपके पास के लिए वो व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, यानी कि वहां भी कोर्ट जो है उसको कोर्ट की अवमानना मानते हुए उसको पनिश करने का अधिकार रखता है। सो दिस इज द extended concept in Indian context, concept of contempt of court। ठीक है, उसका देखते हैं कि भारत में जो contempt of court है ये दो प्रकार के होते हैं। contempt of court के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है सिविल कंटेम्प्ट। ठीक है ना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। इट इज अ रिटन और स्पोकन वर्ड्स और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट or lowers its authority or prejudices or interferes within the due course of just judicial proceedings, that is called judicial administration, or interferes or obstructs the administration of justice, तो इसको बोलते हैं contempt of court। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर माना जाता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर माना जाता है। ठीक है ना, अगर कभी कोई भी न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है या तो कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है या इसकी अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश करता है, तो ये क्या करे, इंटरफेयर करता है विद ड्यू कोर्स ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसको प्लीज याद रखिएगा, प्रशांत भूषण जी के केस में यही मामला आया था। ठीक है ना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, डेलिबरेट डिसओबीडियंस। अगर मान लेते हैं कि कोर्ट ने कोई आपके पास कोई सजा आपको सुनाई, कुछ अवार्ड पनिशमेंट अवार्ड किया अगर आपको, ठीक है, कोई अगर आपको देता है और आपने उसकी नाफरमानी कर दी, आपने उसको डिसओबे कर दिया, ठीक है ना, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को या जजमेंट को, कोर्ट ऑर्डर को या जजमेंट को, या डेलिबरेट ब्रीच किया आपने ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द कोर्ट, देन इट इज सपोज टू बी द सिविल कंटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ निर्णय दिया गया है, ठीक है ना, उसको अगर आपने मानने से इनकार कर दिया, न्यायपालिका के द्वारा कोई भी अगर जजमेंट दिया गया है, कोई भी अगर डिसीजन दिया गया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, देन इट इज सपोज टू बी सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपने समझ लिया, अनसिविल कंटेम्प्ट आपने समझ लिया। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सो व्हाट वाज हैपेंड विद श्री प्रशांत भूषण जी, वो हुआ था उनके साथ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मसला उनके सामने आया था। ठीक है, सो क्रिमिनल कंटेम्प्ट, राइट। चलिए आ जाइए आगे हम लोग बात करना शुरू करें। अब आइए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, यानी कि सांविधिक अधिकार है, कुछ प्रावधान है, कुछ संवैधानिक प्रावधान है। इसका मतलब है कि जो आधार प्रदान करते हैं किसके लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। सो दीज आर द बेड रॉक्स ऑफ व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो वो क्या है बेड रॉक, उसके बारे में बात करें। देखिए आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, ठीक है, हालांकि आर्टिकल 142A भी है, बट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 129 एंड 215 को लेकर के, 215 और 129 को लेकर के। ठीक है, 129 में ये पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो किसी भी व्यक्ति को, पीपल को कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है आपके पास, देखेंगे कि 215 इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश पीपल फ्रॉम देयर कंटेम्प्ट। ये यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि ये हाई कोर्ट है, ये दिस इज योर हाई कोर्ट, जस्ट अ सेकेंड।
ये क्या है? ये हाई कोर्ट है, दिस इज योर हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट। टू पनिश पीपल फॉर देयर कंटेम्प्ट, ठीक है ना। सो 215 और 129 ये आपके हाई कोर्ट के लिए है और ये आपके पास 129 के लिए, ठीक है ना। इज इट क्लियर? हो गया। अब देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसका सेक्शन 10, ठीक है, यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है 1971 का, इसका सेक्शन 10 है, 10 सेक्शन 10, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 जो डिफाइन करता है द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट के पास ये पावर देता है, ठीक है ना, व्हाट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 सेक्शन 10, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर इसके किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का कहीं से अवमानना अगर हुआ है तो हाई कोर्ट को इस सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंतर्गत उस व्यक्ति या संस्था को पनिश करने का अधिकार है अपने किसी भी कंटेम्प्ट, किसके मामले में? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के मामले में, ठीक है। तो इसको भी प्लीज और प्लीज याद रखिएगा जरूर सर, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं सर एंड मैम्स? चलिए अब आगे आ जाइए, हम लोग बात करें। इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(1), ठीक है। अब देखिए ये जो एक नया मसला अभी आया है कि क्या जो अनुच्छेद 19(1) है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट दिया गया है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है का वायलेशन क्या किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट की का उल्लंघन है, तो हाँ ये माना जाता है कि अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया है आज सच, लेकिन ये मुद्दा उठाया गया है बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ लॉ हिमसेल्फ, जो कि कानून के विशेषज्ञ हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, ये उनके द्वारा ही ये चीजें बातें उठाई गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, ठीक है ना। यानी कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी एक बात बताया आपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में कि यहां है कि आपने कभी किस तरह के लोअर डाउन करने की कोशिश करी डिग्निटी ऑफ द कोर्ट या कोर्ट को, ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि हमें किसी प्रकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं रह गया है कोर्ट को लेकर के, न्यायपालिका को लेकर। इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका एब्सोल्यूट हो गया है, वो जो कुछ भी एक्ट करता है इसकी हम कोई आलोचना नहीं कर सकते। सो ऐसा बोला गया, ये मेरे विचार नहीं है, ये जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उनका यह मानना है कि अगर इस टाइप की बातें अगर हो रही हैं तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, जो 19(1)(a) के अंतर्गत जो आपको अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, वट एवर द राइट यू पीपल आर एंजॉयिंग एज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट रियली वायलेट्स देम, वो क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसको वायलेट करता है, ठीक है। सो इसलिए एक मुद्दा ये उठ गया है कि वेदर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो व्हाट इज द फिलॉसफी एंड लॉजिक ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसको देखना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को स्थापित करना, ठीक है ना, कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर नहीं होगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व समाप्त होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। जुडिशियल ऑर्डर्स आर इंप्लीमेंटेड, ये हो कि जो भी न्यायिक आदेश दिए जा रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने का भी ये एक प्रकार का ये सक्षम टूल है। इट इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ इट, राइट सर्स एंड मैम्स। उसके चौथा है आपके पास टू इंश्योर बेसिक फिलॉसफी ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। सो दीज आर द लॉजिक, दीज आर द ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो इसको प्लीज और प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा सर्स एंड मैम्स, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी वुड बी आप IAS हैं, सो प्लीज कीप इट इन योर मेमोरी, राइट सर्स एंड मैम्स। यहां तक इतनी बातें क्लियर हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी याद रखना है आपको। सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, द कन्विक्ट कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months। जो कन्विक्ट है वो इम्प्रिजेंट हो सकता है 6 महीने के लिए, और अ फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ, या दोनों ही चीजें आपके साथ अट्रैक्ट हो सकती हैं। या तो 6 महीने का पनिशमेंट होगा, या 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा, या तो दोनों का दोनों आपके साथ होगा, दोनों, ठीक है। आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर टू यू। इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? ठीक है, चलिए। थैंक यू अमृत, थैंक यू अमृत, थैंक यू वेरी मच। सो एवरीवन, इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? चलिए आ जाइए, इतनी बातें क्लियर हैं हर किसी के साथ? सो एवरीवन जस्ट लेट मी नो सर्स एंड मैम्स। और प्लीज दर्शन दिया कीजिए, मैं आप लोगों के दर्शनाभिलाषी रहता हूं, आप लोग संख्या 100 भी नहीं जाते हैं। हाँ, क्या हो गया है, क्या चल रहा है?
क्यों नाराज हैं, खुद से या मुझसे? या तो तैयारी आपकी पॉलिटी की जबरदस्त है, जिसकी जरूरत नहीं है तब तो ठीक है। अगर लगता है कि कभी की जरूरत है तो प्लीज उपस्थिति दर्ज करवाएं, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, लगते रहना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोग करें, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए सर, ओके, सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आ जाइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा हुआ है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इसके बारे में भी चर्चा करें। दिस इज द फोर्थ टॉपिक। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें। ठीक, देखिए क्या है। ADCs are bodies representing a district to which the constitution is giving varying degree of autonomy within the state legislature. ये जो autonomous district council है, that is called ADCs, ठीक है ना, are bodies representing a district, ये एक तरीके का क्या है, district है, represents a district to which constitution has given, constitution यानी कि constitutional power है कि इसे डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दिया गया है, ठीक है ना, विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, यानी कि राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, वर्चुअली दे आर द डिस्ट्रिक्ट्स, इन्हें डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिला हुआ विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 10 एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट दैट आर रजिस्टर्ड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ये आपके 4 स्टेट्स में है, ये आपको मालूम होगा, जो शेड्यूल 6 के स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो देयर आर 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड 1 इन त्रिपुरा। सो 3 जो है आपके पास असम मेघालय में है और मिजोरम में, एंड 1 इन त्रिपुरा। ठीक है, ये 3 into 3 दैट इज कॉल्ड 3 स्टेट्स। तो 3 into 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ दिस। सो आपके पास क्या हो गया, 10 एरिया में नॉर्थ ईस्ट है दैट आर रजिस्टर्ड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, 3 इन असम, मेघालय एंड मिजोरम एंड 1 इन त्रिपुरा। दीज रीजन्स आर नेम्ड एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या रीजनल काउंसिल्स भी इनको बोलते हैं। चलिए आ जाइए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या है। 6th शेड्यूल, जो छठा अनुसूची है, 6th शेड्यूल है, कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज, ये ध्यान रखेंगे, 6 इट टॉक्स अबाउट ट्राइबल एरिया, ना कि शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात होता है शेड्यूल 5 में, ठीक है ना। जो 6th शेड्यूल है ये बात करता है ट्राइबल एरियाज, AMTM में, दैट इज कॉल्ड असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो 6th शेड्यूल है कंसिस्ट करता है प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के, इसका प्रावधान 6th शेड्यूल में और आर्टिकल 244 के अंतर्गत है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो शेड्यूल्स होते हैं, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 244, ठीक है ना, और आपका शेड्यूल 6 ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है ना, और आप ये जान लीजिए कि जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो तकनीकी रूप से ये ऐसे आपको लगेगा जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है ना, वो एक हैं, बट तकनीकी आप देखेंगे, तकनीकी यानी कि जो बारीक स्तर पे जाके देखेंगे, टेक्निकल लेवल पे जाके देखेंगे, तो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया में फर्क है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट द शेड्यूल एरियाज एंड जो शेड्यूल 6 है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज के बारे में। सो इट शुड बी वेरी क्लियर बिफोर यू कि ये बात करता है किसके, ट्राइबल एरियाज के बारे में, विच आर टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है सर, ये बातें हो गई। नेक्स्ट है, ऑल्दो दीज एरिया फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, और जो एरिया है ना, यानी कि गवर्नर, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया गवर्नर। ठीक है ना, सो ये जो एरियाज हैं fall within the executive authority of the state, but specific provision has been made for the creation of the district council and regional council for the exercise of the certain legislative and judicial powers. ठीक है, so ये भी बात रखेंगे। ठीक है, each district is an autonomous district, जितने भी जो जिले हैं वो autonomous districts हैं, and governor can modify or divide the boundaries of said tribal areas by notification। और जो आपके पास गवर्नर हैं, गवर्नर के पास ये राइट है, गवर्नर के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज के जो बाउंड्रीज हैं उनको ये मॉडिफाई कर सकता है, उनको ये डिवाइड कर सकता है बाय सिंपली गिविंग नोटिफिकेशंस। ठीक है ना, सो नोटिफाई करने के बाद ये अधिकार राइट किसके पास है कि किसी भी ट्राइबल एरिया को वो क्या कर सकता है,
वो डिवाइड कर सकता है, यानी कि ऑल्टर कर सकता है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, एटसेट्रा. सो दैट इज द पावर लाइज विथ किसके साथ है, ये है आपके पास गवर्नर के साथ. ठीक है, चलिए सर, इतनी बातें क्लियर हैं. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स. नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, ये याद रखेंगे. ये 30 जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी कि एडीसीज हैं, इसमें कुल मिलाकर कितने होंगे, ये आपके पास एडीसीज में मैक्सिमम सदस्य होंगे एडीसीज में 40 मेंबर्स होंगे. एडीसीज में 40 मेंबर्स होंगे सर. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. अब 40 करने 30 मेंबर्स होंगे. 30 मेंबर्स, राइट, 30 मेंबर्स होंगे. ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या कि इनमें से जो 4 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा. 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड द रेस्ट वाया इलेक्शंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, 26 इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए बाय गवर्नर. ये आपको याद रखना होता है, बाय गवर्नर, राइट. सो ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और इन सबों का जो कार्यकाल होता है ये होता है कुल मिलाकर 5 साल के लिए. सो टेन्योर इज ऑफ 5 years. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए. अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक एडीसी जैसा ही है, दैट इज कॉल्ड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, बीटीसी. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, बीटीसी, जो कि आपका एडीसी ही है. ये इसके साथ एक एक्सेप्शन है कि इसमें कुल मिलाकर 40 सदस्य होते हैं. ठीक है ना, आपने देखा कि एडीसीज में मैक्सिमम 30 सदस्य मेंबर्स होंगे, लेकिन ये जो है बीटीसी, इसमें क्या होंगे, 40 मेंबर्स होंगे. दैट इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, और ये जो होंगे 46 मेंबर्स होंगे, जिनमें जो है 40 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और जो रेस्ट 4 मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे. ठीक है, सो 40 मेंबर्स आर इलेक्टेड. ऑफ दीज 40 सीट्स 35 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज, 5 आर अनरिजर्व्ड and the rest 6 are nominated by the governors. ठीक है, so 40 plus 6, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. So 6 हैं, they are nominated by the governors and the 40 members are elected. और इसमें से भी जो 40 हैं 35 मेंबर के रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, और 5 हैं अनरिजर्व्ड के लिए. 5 is for unreserved category. ये भी आपको याद रखना होगा. ठीक है, फ्रॉम द अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज ऑफ द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, बीटीएडी, जो कि अनरिप्रेजेंटेड हैं, वहां से इनको क्या किया जाएगा, इनको नॉमिनेट किया जाएगा. सो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के साथ. क्या हुआ, इतनी बातें समझ में आ रही है सभी को? ठीक है सर, चलिए आ जाइए. नेक्स्ट आइए, गवर्नर क्या क्या कर सकता है पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा. ठीक है ना, वो बीटीसी को लेकर, ये एडीसी को लेकर के पब्लिक नोटिफिकेशन डाल के उसके एरिया बाउंड्री को चेंज कर सकता है, इंक्लूड करेगा किसी भी एरिया को, एक्सक्लूड करेगा, यानी कि सीधा मतलब है ऑल्टर करने का अधिकार है. ऑल्टर में क्या करेगा, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, दोनों का दोनों काम कर सकता है. दैट इज 1 and 2, A and B. इंक्लूड एनी एरिया एंड एक्सक्लूड एनी एरिया. क्रिएट न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, गवर्नर के पास ये भी है कि न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ये क्या कर सकता है, उसको क्रिएट भी कर सकता है. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, वो इंक्रीज एरिया कर सकता है. ठीक है ना, डिमनेस कर सकता है एरिया ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, कम कर सकता है. अल्टर द नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ अल्टर कर द नेम को भी ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट. और जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ये बाउंड्रीज को भी डिफाइन कर सकता है. ठीक है, अब आज हम लोग बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ एडीसीज क्या क्या हैं. ठीक है ना, तो देखिए एडीसी के पास सिविल पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है और कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं. ठीक है ना, वो लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं उसके पास, यहाँ शायद मेंशन करना मैं भूल गया, ये होगा इसके अंदर भी. सो एडीसीज आर एम्पावर्ड विद सिविल एंड जुडिशियल पावर्स, कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज कोर्ट्स. ये क्या करता है, विलेज कोर्ट्स का निर्माण करेगा विद इन देयर जुरिसडिक्शन टू हियर ट्रायल ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग ट्राइब्स. ठीक है, सो विलेज कोर्ट्स को इसके पास क्या है, कंस्टिट्यूट करने का अधिकार दिया गया है. जो गवर्नर्स हैं इन राज्यों के, जो कि 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, वो स्पेसिफाई करेंगे द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर ईच ऑफ दीज केसेस. ठीक है ना,
ये हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन को स्पेसिफाई करेंगे फॉर ईच ऑफ दिस केसेस। ये गवर्नर के पास ये राइट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, इन टर्म्स ऑफ एडीसीज, एडीसीज आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक लेजिस्लेटिव लॉज। मैंने कहा था कि इनके पास कानून बनाने का भी अधिकार है। किस मामले में? जो कि ट्राइबल से जुड़ा हुआ मसला है, जैसे कि लैंड को, फॉरेस्ट को, फिशरीज को, सोशल सिक्योरिटी को, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा विद ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नर, ठीक है। सो एडीसी क्या कर सकता है? कानून भी बनाने का अधिकार रखता है। भूमि, जंगल, जो मत्स्यन है, सामाजिक सुरक्षा है, मनोरंजन है, लोक स्वास्थ्य है आदि के ऊपर में, लेकिन इसके लिए उसे गवर्नर से क्या करना पड़ेगा? उसको अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। सो इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, ठीक है। ये इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें क्यों क्यों जा रही हैं, क्यों शेड्यूल 6, शेड्यूल 5, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है और आप लोगों को शायद याद भी होगा। इन सारी चीजों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि जो भी ट्राइबल इंटरेस्ट है, जो जनजातीय, जो उनके जो हित हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, उनको मेंटेन करके रखा जा सके, उसको बनाए रखा जा सके, ठीक है ना। और वो कभी भी वो एक्सप्लॉइटेड ना हो सके, उनका शोषण ना हो सके, उनका उत्पीड़न ना हो सके। इससे उनको बचाने के लिए ही ये वहां के लोगों को अधिकार थ्रू एडीसीज दिया गया है। फर्दर, द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो भूमिका है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो रिस्ट्रिक्टेड है फ्रॉम द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दीज ऑटोनोमस रीजन्स। इन स्वायत्त क्षेत्रों में जो है वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। द एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर may or may not be levied in these regions unless the president and the governor gives her his approval, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि संसद ने कोई कानून बनाया है एडीसी के क्षेत्रों के लिए, या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है एडीसी के लिए, तो उसका ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होता है, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति होगी, उसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद ही जाएगा। अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को लगेगा कि कानून ऐसा बनाया गया है जिसमें संशोधन करने की जरूरत है, जो कि संशोधन है इसलिए कि ट्राइबल जो लोग वहां रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं, उनके हित सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, तभी उस कानून का विस्तारण होगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उसका स्वतः विस्तार हो गया, राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया, उसका स्वतः विस्तार हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर्स एंड मैम्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज और भी है, थोड़े से बदलाव की बात चल रही है। 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये बात करता है, अमेंड करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये फाइनेंस कमीशन और 6th शेड्यूल को लेकर कुछ बातें करता है। इसमें बताया क्या गया है? 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये, दिस इज कॉल्ड बिल, ये एक्ट नहीं है, दिस इज बिल, दिस इज बिल। इसमें क्या कहा गया? व्हाट इज द प्रपोजल? प्रपोज ये क्या गया है कि जो फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के, जो कि 6th शेड्यूल के अंतर्गत है, उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। यानी कि फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स को बढ़ाने की बात की गई है। कहां पर में? जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर में, जो 6th शेड्यूल के एरियाज हैं, उसके जो 10 आपके एडीसीज हैं, इसके फाइनेंशियल पावर्स को और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स को इंक्रीज करने की सिफारिश की गई है। इसका अनुशंसा किया गया है। ये प्रपोज्ड है 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सीक करता है अमेंड to provide village and municipal council in addition to district and regional councils। यानी कि अभी तक आप यहां देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं, लेकिन इसके अलावा यहां इसमें प्रपोजल किया गया इस बिल में 125th बिल में कि यहां पर में विलेज काउंसिल्स भी होने चाहिए, म्युनिसिपल काउंसिल्स भी होने चाहिए, ताकि जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल से लोग इसमें जुड़ सकें। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो रीजनल काउंसिल है वो एग्जिस्टिंग है वो रहेगा, साथ ही साथ यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स को भी बनाने की बात की गई है, ताकि ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इस पर जोड़ा जा सके। विलेज काउंसिल जितने भी हैं वो will be established for villages or groups of villages in rural areas, and municipal councils will be established in urban areas in each district। ठीक है, इतनी बातें भी हो गई। अब देखते हैं जो बिल है, states that governor may make rules for devolution। गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो मेक रूल करेगा फॉर डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स। सच रूल्स में बी फ्रेम्ड इन रिलेशन टू, किस किस मामले में ये म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड विलेज काउंसिल्स क्या कर सकते हैं? ये कानून बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जो उस इलाके का आर्थिक विकास का योजना है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है, उसको ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म्स है, उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग कर पाएंगे, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एमंग अदर फंक्शंस। दीज आर द अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्रोविजंस हैं जो कि ये विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल्स को इनको करना होगा 125th बिल के अंतर्गत। ठीक है,
द बिल प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन, एक फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है ना, फॉर दीज स्टेट्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स, द कमीशन विल रिकमेंड रिगार्डिंग दैट। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के सिफारिशें की गई। क्या किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होना चाहिए, ग्रांट्स एंड एड टू डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स होना चाहिए फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से होना चाहिए, एंड मेजर्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड जो है आपके म्युनिसिपल काउंसिल्स, ये होना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स को लेकर के, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब आज ये एक और भी इंपॉर्टेंट है, ये आज का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये है नालसा। नालसा को लेकर के, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी कोविड-19 के मद्देनजर बहुत सारे जो इनमेट्स थे सिमरन डीयू क्या हो गया सिमरन डीयू को, वाई यू आर लिविंग? ये सिमरन डीयू है कौन? अरे कितने मैसेज रिट्रैक्टेड हैं? मिथिलेश आप यहाँ पे जो ना, मिथिलेश इस वीडियो के लास्ट में आपको चैट बॉक्स के बारे में मिलेगा मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे, आप वहां जाके मुझसे बात कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है मिथिलेश, कुछ भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। काय का झगड़ा हो रहा है? गौरी ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है शेड्यूल में, शेड्यूल 5 एंड 6 जो मिशन आईएएस की क्लास है उसमें एक बार देख लीजिए, पूरा डिटेल में कर रखा है, ठीक है, ओके। सो क्या हो गया, क्या चक्कर क्या चल रहा है, क्या इशू चल रहा है? हाँ इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शालीनता की सीमा को पार किए जा रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? सो आज ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नालसा। नालसा के बारे में भी बात कर लें हम लोग, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये सारी चीजें मैंने आप लोग पढ़ा रखी हुई है, लेकिन फिर भी इट कॉन्स्टिट्यूट अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये क्या है? इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, यानी कि पार्लियामेंट ने इसे क्रिएट किया है, इट्स एन एक्ट, नालसा। अब ये जो है ये अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 1955 को, ठीक है ना, ये केम इनटू इफेक्ट 9 नवंबर 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to weaker sections of the society, ठीक है ना। So to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services। देखिए इसके उद्देश्य क्या है कि जितने भी आप जानते हैं कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, आर्टिकल 39A, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे भी। फ्री और लीगल एड की बात की गई है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो पेइंग कैपेसिटी उनके पास नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही अक्षम लोग हैं। दूसरा, इंडिया जो कल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री है कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, बिल्कुल विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश से लोग आते हैं, आई मीन कोई ट्राइबल है, कोई प्लेन का है, एटसेट्रा। तो अब देखेंगे क्या कि बहुत सारे लोग जिनको समझ या तो नहीं है, उसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। अगर लीगल लॉ के पास कोई मामला अगर आता है, या कोई गरीब आदमी है तो वो, या मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो हाशिए पर जो लोग हैं, तो उनके पास क्या होता है कि जस्टिस उनको मिल नहीं पाता है, जस्टिस डिलीवरी उनके लिए हो ही नहीं पाती है। इसके लिए नालसा को बनाया गया है, और नालसा के पीछे का जो इंकरेजमेंट है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि आर्टिकल 39A के अंतर्गत रखा गया है, जहां कहा गया है कि फ्री और लीगल एड होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नालसा का गठन किया गया है। अब देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि नालसा क्या क्या करता है, इसका कंपोजिशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन लोग इसमें आते हैं, एटसेट्रा। सो देखते हैं क्या है। सो पहला तो ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, इसके अंदर से बनाया गया है।
ये आता है अस्तित्व में 9 नवंबर 1995 को और ताकि ये क्या हो सके, एक यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग, ये याद रखेंगे, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होगा। चलिए आ जाइए। इट मेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, नालसा का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान कर सके वीकर सेक्शंस के लिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज। ठीक है, सो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी आर्थिक रूप से या किसी अन्य कारणों से अगर वो अपने जस्टिस सिक्योर नहीं कर सकता है तो इसको सिक्योर करवाना, इसको प्रोवाइड करवाना इस नालसा का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, इसका सेक्शन 32 है जिसमें बताया गया है कि इसके पास एक पैटर्न इन चीफ होगा, पैटर्न इन चीफ जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जो इसके एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे, इसके अलावा पैटर्न इन चीफ के अलावा एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सेकेंड सीनियर मोस्ट जज होगा, यानी कि जस्ट आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वुड बी इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सो एक हो गया पैटर्न इन चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो कि होगा सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके आधार क्या क्या है, संवैधानिक आधार, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 39A के बारे में हम लोग बात करें। आर्टिकल 39A क्या कहता है? स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड इंश्योर that such a justice system can be implemented so that everyone gets equal justice. Just to secure equal justice and free legal services are available through appropriate laws and schemes or by any other means. तो इसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। आर्टिकल 39A जैसा मैं अभी आपसे बता रहा था, 39A का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल सर्विसेज को अवेलेबल करवाना फॉर एवरी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर एवरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी के लिए जो कि इसको सिक्योर नहीं कर सकते। स्पेशल पर्पस ऑफ गेटिंग इट डन सो दैट ऑल सिटीजंस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस, ताकि हर किसी को क्या मिल सके? न्याय मिल सके। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखें दूसरा आर्टिकल है, एक तो हो गया 39A जो कि डीपीएसपी से था, अब फंडामेंटल राइट्स में भी है आर्टिकल 14, ठीक है ना, एंड 21A 22A1, ठीक है। इसमें कहा गया ऑब्लिगेटरी है स्टेट के लिए टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप जानते हैं आर्टिकल 14, और ये स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेटरी है स्टेट के लिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करें एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। लीगल एड मेंट टू इंश्योर, लीगल एड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीगल एड? इसका मतलब है टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेज इज फुलफिल्ड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट and equal justice is made available to the poor, downtrodden and weaker section of the society। आपने देखा होगा आर्टिकल 22 के बारे में भी, आप जानते हैं कि 22 के बारे में क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट्स में आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों के अंतर्गत ये भी कोशिश की जाती है कि आपके पास जो है वो जस्टिस डिलीवरी आपके पास होना चाहिए, चाहे आप समाज के किसी भी वर्ग से हो, क्यों नहीं आप समाज में हाशिए पे हो, क्यों नहीं आप आर्थिक रूप से कमजोर हो, क्यों नहीं आप डॉन ट्रोडन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके पास जस्टिस नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नालसा इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि आप सभी को, जो भी जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या मिले? लॉ का बराबर संरक्षण मिले, आप सभी को लॉ कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिले, आपके जो राइट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल करवाए जाएं। सो इट इज जस्ट टू सिक्योर ईच एंड एवरीवन्स राइट। ठीक है, चलिए आ जाइए। सो हमने देख लिया ये सर्स एंड नाम्स। अब आ जाइए फंक्शंस क्या है, नालसा के फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस, ये आपको याद रखना है, ऑफ द सोसाइटी, एंड टू इंश्योर दैट opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disabilities। ठीक है ना, so it cannot be denied, this is the one thing, ठीक है ना, कि किसी को भी न्याय से मना ना किया जा सके। with the aim of reaching out of the diverse milieu, people belonging to different socio-economic, cultural and political backgrounds, NALSA identify specific categories of the marginalized and excluded groups and formulates various schemes for the implementation of preventive and strategic लीगल सर्विस प्रोग्राम। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे इनका उद्देश्य क्या होता है कि लोग जितने भी सिविल केसेस होते हैं उन सभी के लिए लोक अदालत बना करके उसका एमिकेबल सॉल्यूशंस किया जाए, उसका सेटलमेंट किया जाए फॉर द डिस्प्यूट्स, लोक अदालत, ठीक है, ये करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. सो टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ दिस नालसा. उसके बाद क्या है कि फ्री लीगल एड इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड people who cannot afford the service of a lawyer in any court or tribunal. And then of course it is also the function of NALSA कि लीगल लिटरेसी को वो इंप्रूव करें, उसको फैलाए लीगल लिटरेसी को, यानी कि जो कानूनी शिक्षा है, जो विधिक शिक्षा है, साक्षरता है, शिक्षा नहीं बल्कि साक्षरता है, उसको बढ़ाए, जो जागरूकता है उसको विधिक जागरूकता को फैलाए, अंडरटेकिंग्स सोशल जस्टिस लिटिगेशंस एटसेट्रा, ठीक है ना, एंड सोशल जस्टिस के लिटिगेशंस को भी अंडरटेक करे. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नालसा. समझ में आ रही हैं सारी चीजें? एवरीवन जस्ट लेट मी नो. इज इट क्लियर यहां तक सर? सर और मैम्स फटाफट मुझे प्लीज बताइए. इज इट ओके सर्स एंड मैम्स? चलिए आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं. आइए इनके वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर भी बात कर लें. वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? ये स्टेट में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अथॉरिटीज को बनाया गया है. सो नालसा के लिए क्या है, ये कोलैबोरेशन में काम करेगा नालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज के साथ, ठीक है ना, and other agencies and of course other agencies for regular exchange of relevant information. So for exchange of what? Information, monitoring and updating on the implementation and progress of the various schemes. Progress of the various schemes. ठीक है ना? So इसको monitor करेगा, information को relevant को exchange करेगा, monitor करेगा and update करेगा on implementation on and progress of the various schemes. ठीक है sirs and ma'ams? So this is the working mechanism in every state. इसके लिए state legal services authority बनाया गया है and district में district authority बनाया गया है, has been constituted to give effect to this, ठीक है. and लोक अदालत ये भी मैंने बता दिया आपको. state legal services authority is headed by chief justice of high court and then आपने देखा हुआ पैटर्न इन चीफ और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, ये पैटर्न इन चीफ होंगे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के. ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं. और एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू इम्प्लीमेंट लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट. द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नालसा, ठीक है. ये सारी बातें क्या है आपकी नालसा के लिए. इज इट क्लियर सर्स एंड मैम्स? मैं आपसे एक अनुग्रह करूंगा, दो चीजें रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के बाद प्लीज आप अपने कमेंट को जरूर कमेंट बॉक्स में डाला करें, चैट बॉक्स में डालिए. मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, जो मेरा प्रोफाइल है पवन सर का आपका प्रोफाइल है, पॉलिटिव विद पवन कुमार का आप ढूंढेंगे, वो आपको मैं मिल जाऊंगा. लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, उसमें जाएं, उसको टच करें, चैट बॉक्स में जाएं, चैट बॉक्स में आप कमेंट करें. थोड़ा मैं डिले जरूर देख सकता हूं बट डेफिनेटली आई विल, जब कभी मैं इसको देखूंगा आई विल रिस्पॉन्स यू बैक. तो कुछ भी हो आप मुझे कर सकते हैं. तो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? सो इज इट क्लियर सर? पक्का समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? मेरा अभियान ये है कि मैं आपको पहले पॉलिटी के जितने भी अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स हैं वो मैं करवा दूं जिसकी संभावना एग्जामिनेशन में आने की, ठीक है. मैं कोशिश करूंगा, मैं ईश्वर तो हूं नहीं लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्या कर सकें हम कि ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर सकूं, ठीक है. चलिए आ जाइए. सो ओके सर्स एंड मैम्स, ओके, ठीक है. सो प्लीज आप क्या करें. और दूसरा आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास चल रही है उसको भी मैं रेगुलर कर दे रहा हूं, ठीक है, रेगुलर कर देता हूं मैं उसको. वीकडेज में कर रहा था मैं, वीकेंड पे कर रहा था मैं, वीकडेज में कर देता हूं उसको, ठीक है ना. सो सभी लोग से जुड़िए. बुद्धिज्म जैनिज्म इज अबाउट टू फिनिश, देन टेंपल आर्किटेक्चर्स वगैरह करना है जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है. ठीक है, चलिए सर्स एंड मैम्स, चलिए. सो कैसा लगा? थैंक यू अमित खंडूरी, थैंक यू एवरीवन.
ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो कल फिर मिलेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि मेरी 2-3 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई क्लासेस स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि मेरे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, लेकिन वहां मेरा कोई बस नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा 2 दिन डिस्टर्ब रहा। अदरवाइज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कोशिश करता रहा कि या तो क्लास रिकॉर्ड करके आपके पास दे दूं या तो खुद आकर के आपको पढ़ा करके जाऊं, ठीक है। सत्कृत पाठक जी, आपका नाम लिया, थैंक यू, ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज थोड़ा सा कैसा रहा क्लास, प्लीज मुझे एक बार रिस्पॉन्स करके बताएं। गुड इवनिंग सर, टुडे ओके। मदन शर्मा, आप तो लिखते हैं कि मैं सर आपकी क्लास लेता नहीं था, आपने कहीं लिखा था शायद, टुडे माय फर्स्ट क्लास सर, ओके, नो इशू। ठीक है, डेफिनेटली आप वहां डाल दीजिए गौरव, उस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। बस मैं आप लोगों को बता दूं एक बात और, कि आप लोग जो लोग भी पीटी दे रहे हैं, ठीक है ना, मेंस के लिए प्रिपेयर रहिए। और आप लोगों को आपको प्लस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, ठीक है ना। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है ना। फीस है 44,000 एंड 64,000। आइकॉनिक में जाएंगे तो 1 ईयर का है 64,000 एंड 2 ईयर का 99,000। पवन कोड जो कि आपके सर का कोड है, मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज करें और मेरे साथ जुड़ने का आपको मिलेगा। मेरे मेंटोरशिप में, मेरे गाइडेंस में आप रहेंगे। यू कैन यूज दिस कोड, पवन 10 का कोड आप यूज कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहने का, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो गए, एग्जामिनेशन के अप्रोच के साथ आप लोगों को पढ़ाई कर सकते हैं। सो लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं कल सुबह फिर 10:15 बजे फोकस के क्लास में, जहां हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, जहां बात करते हैं हम लोग डीडी न्यूज पे, जहां हम लोग बात करते हैं राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के ऊपर में करंट अफेयर्स का प्रोग्राम रहता है मंडे टू फ्राइडे। फिर कल हम लोग मिलेंगे 10:15 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, एंजॉय योर नाइट, टेक केयर।